Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 20 and course linear algebra. We are going to talk about the change of bases. अच्छा, चेंज ऑफ बेसिस जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था, एक x था और एक आपके पास बीटा था और एक x b के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन x जो बीटा के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन थी x की, वो था। ठीक है, इसी तरह आप चेंज ऑफ बेसिस एक सिस्टम के लिए करेंगे। तो first I should erase this what I have written, and now I'm going to talk about the change of basis. The change of basis problem क्या है? If V is a vector in a finite dimensional vector space V, and if we change the basis for V from अगर हम basis change करते हैं for V from a basis B to alpha to a basis, sorry not alpha, to a basis B डैश, एक B बेसिस थी उसकी और अब हम B बेस से B डैश की तरफ जा रहे हैं। हाउ आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स VB, वो B के अंदर कैसे लाई करते हैं और ये कैसे चेंज होगा VB डैश के ऊपर, उसकी प्रोजेक्शन क्या है। दीज आर रिलेटेड। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब यही फाइंड करने जा रहे हैं। सो solution of a change of basis problem. इसमें क्या है आपके पास कि अगर आपके पास एक बी वेक्टर है u1 to un और बी डैश वेक्टर भी है, फिर आपके पास एक जो u1 डैश से un डैश तक है और एक फिर vb है आपके पास। v की प्रोजेक्शन b पहले बेस थी उसकी, अब वो जा रहा है b डैश की तरफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है कि v ऑफ b जो होगा उसकी b पे जो प्रोजेक्शन, लेट जैसे यहाँ पे x था और फिर एक p हो गया यानी बीटा की जगह था, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस तरह से देखा था, तो फिर उसकी जो प्रोजेक्शन हम चेंज कर रहे हैं वो है। कॉलम ऑफ p आर द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, कॉलम्स ऑफ p जो होंगे वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे ऑफ द न्यू बेसिस वेक्टर रिलेटिव टू ओल्ड बेसिस। कॉलम वेक्टर्स ऑफ p आर u1 डैश b, यानी कि ये जो होंगे ना p के कॉलम्स वो होंगे जो b डैश के रिलेटेड होंगे बट इन टर्म्स ऑफ b। ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल होंगे। और u2 डैश ऑफ b और अप टू सो ऑन un डैश विद b। ठीक है, अच्छा अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3। उसमें वो क्या कहता है, आपके पास एक b1 गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 1 3, और b2 आपके पास गिवन है -2 एंड 4, ये वो p के वेक्टर्स है। और c1 आपके पास एक और है -7 -9, c2 भी आपके पास एक गिवन है -5 एंड 7, और जो बेसिस है b वाली वो है आपके पास b1 और b2 पे, और एक बेसिस आप कह सकते हैं c है जो कि करस्पॉन्ड करती है c1 और c2 पर। ठीक है, तो वो पहला पार्ट जो है वो कहता है कि फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम c टू b, c से b की तरफ पे आपने जाना है। ठीक हो गया, फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम c टू b। नोटिस कि हमें क्या फाइंड करना है, ब्लैक मार्कर
कि आपने नोटिस करें, आपको ये चीज भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, हमने कहा जा रहा है फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, जिसकी तरफ से जाना है फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, वो जो जिसकी तरफ से जाना है वो बाद में आएगा और जिसकी तरफ जाना है वो पहले लिखा हुआ आता है। इज नीडेड रादर देन पी फ्रॉम सी फ्रॉम बी टू सी। हमें बी टू सी की तरफ नहीं जाना, हमें सी टू बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों वेक्टर्स को ना, आपने बी सी से बी की तरफ जाना है ना, तो ये बी लिखा हुआ है सी से बी की तरफ, तो इसी ऑर्डर के अंदर आपने ये लिख लेना है B1 B2 एंड आई विल जस्ट रेज इट अगेन राइट। और यही इसी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास C1 और C2 भी होगा। ठीक है, तो ये जो मैं अभी लिखता हूं, मुझे प्रोजेक्शन चाहिए सी टू बी पर। ठीक है, तो बी और सी ये कॉलम्स लिखूंगा मैं 1 -3, यस यहाँ पे ये माइनस आएगा, सो -3 और -2 4 और ये जो आपके पास 7 आएगा -7 9 एंड -5 एंड 7। ठीक है, फिर जब मैं इस सारे सिस्टम को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आएगी। जब मैं इस वाली साइड को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1, तो ये इधर आपके पास आ जाएगा 5 3 6 और 4। ठीक है, तो आपकी ये जो प्रोजेक्शन, आप जब इस साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे रो ऑपरेशंस करके, तो इधर जो आपके पास बनेगी, तो ये जो होगा ना P फ्रॉम C टू B आपके पास आ गया, जो है कि 5 3 6 4 प्रोजेक्शन ऑफ दैट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स C टू B। अब अगर वो आप कहे कि आपको कहे कि अब आपने C टू B नहीं B टू C फाइंड करना है, तो B टू C जो है बहुत ही आसान है। लेट मी रेज समथिंग सम पार्ट फ्रॉम द बोर्ड। दैट इज वेरी इजी। तो पार्ट बी में वो कहता है कि आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, सी टू बी नहीं है, अब है आपके पास बी टू सी। ठीक है, तो ये किस तरह फाइंड होगी, एक्चुअली जो ये है ना बी टू सी, ये सी टू बी का इनवर्स है। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि मैंने यानी कि मैं यही चीज यानी कि इसी का इनवर्स ले लूंगा। ठीक है, मैं एक लास्ट एग्जांपल से आपको समझाने लगा था, बट वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगी। आप बस इतना ज़हन नशीन करें कि अगर आपने एक प्रोजेक्शन फाइंड कर ली है, अब उसी में उल्ट आप दूसरी प्रोजेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप जो पहले प्रोजेक्शन फाइंड किया है उसका इनवर्स ले लें। तो इसका इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा, इसका मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट लेता हूँ। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होती हैं 4 और 5, और जो नॉन डायगोनल होती हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाता है -3 एंड -6। ठीक है, और नीचे डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, फिर माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, और उनका जो आंसर आता है 5 4 20 -6 3 18 दैट विल कम 2। ठीक है, फिर आप इसको ये लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 2 -3 and -1.5 and other one is 5 divided by 2 will you will get 2.5। ठीक है, आप इसको 5 divided by 2 और -3 divided by 2 भी रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, बट एज यू विश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैं इस सारे को इरेज कर देता हूँ। अब हम जा रहे हैं एक थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे कि ये जो है x के बराबर। ठीक है, फिर इसी तरह P ऑफ C और उसकी x प्रोजेक्शन C पे और उसके कोऑर्डिनेट्स x के C की तरफ जो है वो भी आपको एक्चुअल x दे सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट x के C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इधर ये चीज जाएगी मैट्रिक्स, तो ये P ऑफ C का इनवर्स इनटू x होगा। ठीक है,
और आपको पता है कि x किसके बराबर है, P ऑफ C इनवर्स, और इधर से x किसके बराबर है, P ऑफ B इंटू और x के b पे कोऑर्डिनेट्स जो है, तो ये चीज भी आप याद रखें। और फिर बीटा जो था वो हमने देखा कि बीटा इज B1 एंड B2, और C जो था C1 एंड C2, और बी बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, ये एक एग्जांपल की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो ये जो है ना बी और सी, फिर बी है बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस वी, तो B1 आपके पास जो है वो है B1 होगा -2C1 प्लस 4C2, और B2 जो आपके पास होगा वो होगा 3C1 -6C2। ठीक है, अब वो क्या कहता है, पहला पार्ट है इसका कि आप लोगों ने करना है फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। तो पहले में वो क्या कह रहा है कि आपने बी टू सी की तरफ जाना है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये चीज फाइंड करनी है हमने। तो B1 की सी पे क्या प्रोजेक्शन है, -2C1 और 4C2। ठीक है, और B2 की जो सी पे प्रोजेक्शन है वो हमें चाहिए 3C1 एंड -6C2। ठीक है, तो आपकी ये प्रोजेक्शन ऑफ बी टू सी जो होगी, वो सी पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे -2 4 एंड 3 एंड -6। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था। बी पार्ट उसकी एग्जांपल में है, वो कहता है कि फाइंड एक्स सी। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है एक्स की प्रोजेक्शन वो जो सी पे, और वो किसके बराबर होगी, प्रोजेक्शन ऑफ बी की जो सी पर है और एक्स बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमने फार्मूला देखा था कि एक्स किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू पी बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है और फिर उसी की प्रोजेक्शन का एक्स बी। ठीक है, इसी फार्मूले की मुनासबत से हमें क्या चाहिए, बी की सी पे प्रोजेक्शन थी, तो वो सी और एक्स बी। ठीक है, पी बी एक्स बी, और यहाँ पे ये पी बी और एक्स बी, और आंसर वो सी वाली प्रोजेक्शन आपको मिलेगी। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लिख के मैंने। सो आई एम गोना फाइंड आउट दैट एक्स सी हमें फाइंड करना है, और मेरे पास तो प्रोजेक्शन ये निकली हुई है, तो ये -2 4 3 और 6, और एक्स बी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। एक्स बी था आपके पास, अच्छा एक्स बी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ, सॉरी। सो एक्स बी इज इक्वल टू, या इसको एक्स इन टर्म्स ऑफ बी कह सकते हैं आप, 2B1 प्लस 3B2, 2B1 प्लस 3B2, तो ये आपके पास 2 और 3। ठीक है, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की प्रोजेक्शन सी पे मिल जाएगी, ये 5 और ये -10। तो बेसिकली मकसद क्या है, आपको चीज़ें सॉल्व करना आती हों। तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज भी होंगी, वो आप लोग चेक कीजिएगा। और अभी तक के लिए ही इतना ही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स फॉर कॉम्प्लेक्स भी और रियल के लिए भी देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।